नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। टेस्ट और टी20 सीरीज पर कब्जा करने वाली टीम इंडिया ने वनडे में भी धमाकेदार शुरुआत की है। पुणे में खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 66 रनों से हरा दिया है। टीम इंडिया की ओर से शिखर धवन ने शानदार 98 रनों की पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 317 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 251 रनों पर ही ढेर हो गई। अपने डेब्यू मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने सबको प्रभावित किया। उन्होंने 3 विकेट चटकाए। दरअसल टेस्ट और टी20 सीरीज के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच पुणे में खेला गया। 318 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन बाद में जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा भारतीय गेंदबाज अंग्रेज बल्लेबाजों को छकाते गए। इसके बाद इंग्लैंड की पूरी टीम 251 रन पर ही सिमट गई। प्रसिद्ध कृष्णा ने 43वें ओवर की पहली गेंद पर टॉम कुरेन को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करवा दिया। भारत ने 66 रन के अंतर से पहला वनडे मैच अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर विमानन महानिदेशालय ने एक बार फिर मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान परिचालन पर लगे प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 तक कर दिया है। हालांकि मामले की गंभीरता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की तरफ से चयनित मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पिछले साल 25 मार्च से प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन मई 2020 से विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वंदे भारत मिशन के तहत उड़ रही हैं। इसके अलावा जुलाई से चुनिंदा देशों के साथ एयर बबल समझौते के तहत भी उड़ानों को ऑपरेट किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मंगलवार को नक्सलियों ने डीआरजी जवानों से भरी बस में ब्लास्ट कर दिया। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 8 घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट के दौरान बस में 24 जवान सवार थे। सूचना मिलते ही बैकअप फोर्स को मौके पर रवाना कर दिया गया। सभी जवान एक ऑपरेशन में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने घटना की पुष्टि की है। बस्तर के आईजी पी सुंदरराज ने बताया कि नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान के बाद डीआरजी फोर्स वापस लौट रही थी। उसी दौरान एक आईईडी ब्लास्ट में बस के ड्राइवर समेत 4 जवान शहीद हो गए। इस घटना में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 12 जवानों को सामान्य चोटें लगने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि ये जवान मंदोड़ा जा रहे थे। ये आशंका जरूर जताई जा रही है कि शहीद जवानों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल जवानों को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन जारी है। घटनास्थल पर अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट फोर्स भेज दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। लोन मोराटोरियम में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को झटका लगा है जो लोन मोराटोरियम पर पूरी तरह ब्याज माफी की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज में पूरी तरह छूट देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कुछ लोगों की असंतुष्टि के लिए कोर्ट पॉलिसी में दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि कई याचिकाकर्ता चाहते थे कि लोन मोराटोरियम के ब्याज पर पूरी छूट मिले और सेक्टर के हिसाब से राहत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और वित्तीय पैकेज क्या होना चाहिए, ये तय करना केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ सेक्टर संतुष्ट नहीं है, सिर्फ इसलिए कोर्ट पॉलिसी के मामलों में दखल नहीं दे सकता है। यह फैसला केंद्र सरकार को करने दीजिए कि कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए, भले ही उसकी समीक्षा की जा सकती है। सरकारी नीतियों में न्यायिक समीक्षा बेहतर ढंग से परिभाषित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट सिर्फ पॉलिसी के कानूनी पहलू देखती है। आर्थिक फैसला करना सरकार का अधिकार है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर मंगलवार को ही वोटिंग से भारत दूर रहा। हालांकि यूएनएचआरसी में श्रीलंका के मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव को कुल 47 सदस्य देशों में से 22 का समर्थन मिला। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। जाहिर है कि श्रीलंका के लिए ये एक बड़ा झटका है। कहा जा रहा है कि भारत के इस फैसले को लेकर विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। चीन, पाकिस्तान और रूस ने श्रीलंका के पक्ष में मतदान किया है। इस वोटिंग को लेकर श्रीलंका ने भारत से पहले ही संपर्क किया था, लेकिन भारत की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया था।
पहले से ही अटकलें थीं कि भारत बीच का रास्ता अपनाएगा और मतदान में हिस्सा नहीं लेगा। अभी तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाले हैं और श्रीलंका में तमिलों का मुद्दा दक्षिण भारत के चुनाव में अहमियत रखता है। तो वहीं एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए को सीआईयू ऑफिस में सर्च के दौरान जो डायरी मिली है वो वसूली रैकेट को लेकर बेहद अहम है। इस डायरी में पैसे के लेन देन की बात कोडवर्ड में लिखी हुई है। दरअसल एनआईए को शक है कि कोडवर्ड में जो नाम और रकम लिखी हुई है वो रेस्तरां, पब और कुछ कारोबारियों से वसूले गए थे। इस डायरी में जो डिटेल्स लिखी हुई हैं वो जनवरी से अभी तक की हैं। इसी समय वसूली किए जाने का जिक्र मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने भी अपनी चिट्ठी में किया है। इस डायरी में होटल, पब और कारोबारियों के नाम के आगे रेड कार्ड भी लिखा हुआ है। कुछ बुकी से भी वसूली का जिक्र इस डायरी में है। डायरी में कुछ लॉटरी वालों और सट्टे मटका वालों के नाम भी लिखे गए हैं, जिनके आगे पैसों का जिक्र भी है। जांच में खुलासा हुआ है कि सचिन वाजे खुद वसूली नहीं करता था, उसके नाम पर इसके कुछ करीबी क्रिमिनल उगाही कर रकम आगे से पहुंचाते थे। इस दौरान एनआईए अधिकारियों का कहना है कि अभी मुख्य फोकस जिलेटिन की छड़ें कहां से उपलब्ध हुई इसकी तफ्तीश की जा रही है। कुछ जानकारियां मिली हैं, लेकिन जांच के चलते अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता। तो वहीं पंजाब के 81% नमूनों में यूके के वायरस के कोरोना स्ट्रेन का पता चलने के बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री से कहा है कि वे युवाओं को टीकाकरण के दायरे में शामिल करें। दरअसल राज्य की ओर से भेजे गए 401 नमूनों में से 81% यूके से आए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को लोगों से अपील की कि वे कोविड के खिलाफ टीकाकरण करवाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीकाकरण का दायरा बढ़ाकर 60 साल से कम उम्र के लोगों को शामिल करने को कहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायरस युवा लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों की फसल के बदले भुगतान को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली रबी सीजन 2021-22 के दौरान किसानों को किए जाने वाले भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगर भुगतान में देरी होती है तो करीब 9% ब्याज के साथ किसानों का भुगतान किया जाएगा और यह भुगतान किसानों के सत्यापित बैंक खातों में सीधे किया जाएगा। तो वहीं बिहार में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, संविदा कर्मी और शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर युवा आरजेडी का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था। जिला प्रशासन ने यूथ आरजेडी को विधानसभा घेराव की अनुमति नहीं दी थी। फिर भी आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता पटना के गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर पर जुटे हुए थे। उन्हें वहीं रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। हालांकि इस दौरान उग्र हो रहे राजद कार्यकर्ताओं पर पुलिस की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और बलपूर्वक खदेड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं की ओर से नारेबाजी की गई। यूथ आरजेडी के इस प्रोटेस्ट में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। नीतीश कुमार जी के इशारे पे लाठीचार्ज और हम लोगों पर पत्थर फेंकने का काम किया गया। ये बेरोजगारी के सवाल पर आज लोहिया जी और भगत सिंह ने शहादत दी। आज लोहिया जी के बातों को हम लोग याद करते हैं। उन्होंने लोहिया जी ने कहा था सड़कें अगर सूनी हो जाए तो सदन और सरकार आवारा हो जाता है। आज तानाशाही कानून, बताओ बेरोजगार रोजगार मांगोगे तो लाठी मिलेगा, गिरफ्तार करेंगे। पूरे तरीके से भ्रष्टाचार या अपराधियों को हमारे वर्करों को रणनीति रची गई उसी तरीके से 23 मार्च में भगत सिंह। जिस तरह से बिहार पुलिस सशस्त्र अधिनियम जो लाया जा रहा है 2021, उसके विरोध में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह का कानून ला रहे हैं ये लोग, वो तो बहुत ही गलत है। बिहार के लिए आज काला दिन साबित होगा अगर ये पारित हो गया तो। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, पूरा महागठबंधन के साथ ही विरोध करते हैं। बिल्कुल विधानसभा का घेराव है, हमारे युवा राजद के साथी सभी सड़क पर आज आकर के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ भी श्रमिकों को मिलता दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश में करीब 46 लाख श्रमिकों को 18 विभागों के माध्यम से रोजगार दिया गया
और करीब 1 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण भी कराया जा चुका है। ये जानकारी प्रदेश के श्रम सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जालौन में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस कसौटी पर खरा उतरने के लिए श्रम विभाग भी बहुत ही मनोयोग के साथ श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान लाने और श्रमिकों को विकास की मुख्यधारा में खड़ा करने के लिए 17-18 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज उनको पोषित कर रहा है। उसी क्रम में आज जालौन मुख्यालय उरई में श्रमिकों को हित लाभ योजना बांटने का कार्यक्रम, पंजीयन कैंप एवं विभिन्न जानकारियों को देने के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो पंजाब के मानसा में कृषि कानूनों के खिलाफ रेलवे स्टेशन पर धरना लगाकर बैठे किसानों की ओर से शहीद आजम भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाया गया। भगत सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए किसान नेता मक्खन सिंह और धन्नामल ने कहा कि मानसा के रेलवे स्टेशन पर चले धरने में भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, क्योंकि इन शहीदों ने देश के लिए अपनी शहादत दी है। उन्होंने कहा कि हम इन शहीदों को नमन करते हुए ये प्रण लेते हैं कि उनके अधूरे सपने को साकार करने के लिए हमेशा संग्रामी लहर को जारी रखेंगे। ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ, ਰੋਜੀ ਦਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਸਭ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਏ। तो वहीं छत्तीसगढ़ की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। सूबे के गृह एवं जेल मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश की जेलों को सुधार गृह के रूप में बदलकर बंदियों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजनाओं के साथ ही बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा के साथ ही उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेलों में बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही उनके पुनर्वास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सभी जेलों में बंदियों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, वॉकी टॉकी सेट और हाई रेंज सायरन की व्यवस्था की गई है। तो महम के आढ़तियों और पूर्व सरपंच सत्येंद्र फरमाना ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 24 तारीख को महम चौबीसी के चबूतरे पर किसान महापंचायत होगी, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत मुख्य वक्ता होंगे और ये किसान महापंचायत गैर राजनीतिक होगी। इस मौके पर उन्होंने किसानों से ज्यादा संख्या में इस महापंचायत में पहुंचने की अपील की। बस अब ये प्रेस वार्ता सिर्फ कल के 2 प्रोग्राम है हमारा। महम चौबीसी के चबूतरे पर 11 बजे हमारे किसान नेता राकेश टिकैत पहुँच रहे हैं, उसके लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और सभी हमारे किसान भाइयों से सबसे यही प्रार्थना कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के हमारे
खबरों आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विभिन्न जिलों में कंटेनमेंट और रेड जोन बनाने की तैयारी शुरू की जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग से दिनवार संक्रमित मामलों का ब्यौरा मांगा है, जिससे ये तय किया जा सके कि किस क्षेत्र में निगरानी बढ़ानी है। पिछले कई महीनों से प्रदेश में कहीं भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। इसके अलावा जम्मू शहर में भी दोबारा रैंडम कोविड सैंपलिंग शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने आईएसएम विभाग से स्टाफ मांगा है। इन्हें अतिरिक्त टीमों के रूप में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बढ़ते संक्रमित मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है। संक्रमित मामलों में लगातार यात्री भी आ रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में सोमवार को 132 नए संक्रमित मामले मिले, जिसमें कश्मीर संभाग से 104 मामले हैं। श्रीनगर में सर्वाधिक 77 संक्रमित मामले मिले हैं, जिसमें 16 यात्री हैं। बिल्कुल हैप्पी श्योर होना चाहिए, सभी के साथ होना चाहिए, होना भी चाहिए। आपको लगता है कि इस तरह के प्रोटोकॉल्स पूरे देश में होने चाहिए ताकि जो है कोरोना को फैलने से बचाया जा सके? देश में तभी हो सकते हैं जब कहीं पे बाउंडेशन होगा, बाउंडेशन से लोग निकलेंगे। अभी तो जनता ऐसे घूम रही है, मास्क नहीं लगाते लोग, मैंने देखा है ऐसे घूम रहे हैं मुफ्ती लोग। ये तो अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। पर जिस तरह के सरकार कदम उठा रही है यहाँ पे, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ। सरकार हमारे लिए सोच रही है, सरकार तो हमारे लिए, पब्लिक के लिए सोच रही है ना। बेटर है, अच्छा है, सरकार अच्छा कदम उठा रही है। विवेक कुमार। विवेक, आप दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं, तो जिस तरह की आपकी क्या दिल्ली में कोई टेस्टिंग हुई थी? नहीं, दिल्ली में नहीं हुई। तो यहाँ पर जिस तरह के प्रोटोकॉल हैं, आप खुश हैं? हाँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ टेस्टिंग हो रहा है, हमको मालूम लग जाएगा, ताकि अगर हमको हुआ रहेगा तो हमारे थ्रू कोई दूसरे बच सकते हैं ना। हम इससे बहुत खुश हैं। आपको लगता है कि हर स्टेशन पर इसी तरह की? हाँ, होना चाहिए, हर स्टेशन पे ऐसा होना चाहिए कि ताकि कोई ऐसा अगर आदमी हो तो हम दूसरे को भी जान बचा सके। ऐसा होना चाहिए। दिल्ली में हम लोग आए हैं, लेकिन हम लोग को कहीं भी कुछ नहीं पूछा भी नहीं है कि हाँ क्या है या नहीं। टेम्परेचर तक नहीं नापा गया, टिकट नहीं देखा गया है कि आप टिकट लिए हो या नहीं लिए हो, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम सीमा। मेरा नाम भोपाल से आई है रूहीना। आप यहाँ पर पहुँची हैं, तो कहीं रास्ते में आपकी भोपाल में टेस्टिंग हुई थी? मेरी जी हाँ पहले हो चुकी है। हाँ, मैं करवा चुकी हूँ। यहाँ पर नेगेटिव इंतजाम है, आप खुश हैं? जी, मैंने अभी फर्स्ट टाइम अभी यहाँ पर देख रही हूँ इंतजाम को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज कोरोना वायरस की रोकथाम का टीका लगवाएंगे। उन्होंने खुद ही इस बात की पुष्टि की है। जाहिर है कि रूस में कई महीने पहले ही बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू हो गया था। क्रेमलिन के विरोधियों ने रूस में अपेक्षाकृत धीमी गति से टीकाकरण शुरू होने के बीच टीका नहीं लगवाने को लेकर पुतिन की आलोचना की है। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा टीकाकरण करवाने में देरी की वजह से टीके के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा हुआ। उनकी हिचकिचाहट को बल मिला। बता दें कि रूस की जनसंख्या 14.6 करोड़ है। इनमें से मात्र 4.3% आबादी को ये खुराक लगी है। वो टीकाकरण की दर की लिहाज से अन्य कई देशों से पीछे चल रहा है। पुतिन ने सोमवार को सरकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा कि वो मंगलवार को टीका लगवाएंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि रूस में उपयोग के मंजूरी प्राप्त 3 टीकों में से वो कौन सा टीका लगवाएंगे। तो ब्रज में चल रहे होली महोत्सव में आज बरसाने की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली गई। कल लड्डू होली हुई थी, जिसके बाद बरसाने से राधा रानी मंदिर के बुलावे पर नंदगांव के ग्वाले आते हैं और फिर बरसाने की पीली पोखर पर आकर बरसाने की हरियारिनों से लठमार होली खेलने की तैयारी करते हैं। इसके बाद रंगीली गली में महिलाएं लहंगा चुन्नी पहनकर और हाथों में लठ लेकर आती हैं। वहीं पुरुष सर पर पगड़ी और हाथों में पड़ने वाले लट्ठों से बचने के लिए ढाल लेकर आते हैं और वहां पर मौजूद हुरियारिनों से लठमार होली खेलते हैं। आज के दिन पूरा बरसाना हर तरफ रंग और गुलाल से सराबोर दिखाई देता है और देश विदेश से आए लाखों भक्त इस होली में जमकर नाचते गाते हैं और होली का खूब आनंद लेते हैं।
लठमार होली का आयोजन बरसाना में हो रहा है। राधा रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में दर्शनार्थी और श्रद्धालु मंदिर दर्शन कर रहे हैं। कल से लड्डू होली में सम्मिलित हुए थे। आज लठमार होली के आयोजन पर मंदिर दर्शन करने के बाद बहुत ही जल्द यहाँ पर लठमार होली का आयोजन होगा। सुरक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात है, पूरे एरिया को पुलिस फोर्स के द्वारा कवर किया गया है। लठमार होली का आज शुभ आयोजन है और बरसाना में आज लठमार होली का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले कल रथोत्सव 2021 की उद्घाटन उसका शुभारंभ हो चुका है और समस्त व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है। इस वर्ष बरसाना लठमार होली को प्राधिकृत मेले का रूप दिया गया है और राज्य सरकार के द्वारा बजट आवंटित। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसान मोर्चा अपनी तैयारी लगातार आगे बढ़ा रहा है और इसको लेकर अपनी लड़ाई को व्यापक करते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में किसान महापंचायत कर रहा है। इसी कड़ी में पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में पड़ती सरहिंद अनाज मंडी में संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कल 24 मार्च को महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें संयुक्त किसान मोर्चे के सभी किसान नेता शमूलियत करेंगे। इस महापंचायत को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के जिला महासचिव परमजीत सिंह और जिलाध्यक्ष भूपिंदर सिंह ने बताया कि महापंचायत को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देखो जी, जिद्दां कि मौसम बारिश का हो गया 2 दिनों तो बारिश का पूरा इंतजाम किया। वाटरप्रूफ टेंट लग रहे हैं, सारे इलाके का सही होगा। बहुत वधिया तरीके नाल देखो 4-5 जगह लंगर लगने ने, पानी का प्रबंध किया गया। जो भी मुढ़लियां जरूरतां ने वो इत्थे सारियां ही तकरीबन मुहैया कराई गई ने भी किसी भी आने वाले किसान वीर नूं ते जो भी इत्थे आंदा है उन्होंने कोई परेशानी ना हो। कोविड ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ? देखो जी, कोविड ਨੂੰ देखते हुए ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕ ਆਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਪਾਲਣ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 6 ਲੰਗਰ ਬਾਬੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 6 ਲੰਗਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਦਾ ਲੰਗਰ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਲਹਿਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਮੁਫਤ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, 6 ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸਾਡੀ 85 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਗਭਗ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ वास्ते। हाँ। तो वहीं राजधानी दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर करवट ली। मंगलवार दोपहर देखते ही देखते राजधानी का मौसम ठंडा हो गया और ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने लगी। बढ़ती गर्मी के बीच हल्की बारिश से दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया। इससे पहले सोमवार को भी सुबह से ही बादलों ने आसमान में डेरा डाला रखा हुआ था। हवा चलने के कारण बादल हटे और सूरज ने 9 बजे के बाद दर्शन दिए थे। दिन भर बादलों और धूप का लुका छिपी का खेल चलता रहा। वहीं सुबह के समय लोधी रोड व रिज केंद्र पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई थी। अमूमन 22 मार्च से 26 मार्च तक अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन इस बार अभी से तापमान बहुत अधिक चल रहा है। तो वहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की चेयरमैन के रूप में आयोग के वर्तमान सदस्य भोपाल सिंह की नियुक्ति की गई है। भोपाल सिंह यमुनानगर जिले से खदरी गांव के एक सामान्य और साधारण किसान परिवार से आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले भोपाल सिंह उच्च शिक्षित और बेहद ही सामान्य और साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। वो 8 विषयों में MA के साथ साथ विधि स्नातक भी हैं। उनकी गिनती संघ और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विश्वास पात्रों में की जाती है। अपनी नियुक्ति के बाद भोपाल सिंह ने कहा कि पिछले 6 वर्षों की भांति भर्ती प्रक्रिया को ईमानदार, योग्यता और पारदर्शी तरीके से जारी रखा जाएगा। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के 90वें शहीदी दिवस के अवसर पर
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। राज्यपाल ने इस अवसर पर स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं की सराहना की और शिविर का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि शहीदी दिवस पर रक्तदान करके हम अपने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा प्रसन्नता का कार्य है। रक्तदान जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, मुझे रक्त दो मैं आज़ादी दूंगा। रक्त का जो है आज कोरोना के ये पीरियड में रक्त बहुत आवश्यकता होती है। बहुत लोगों का जो है जीवन भी बचाने का। तो यूपी के शामली में 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक युवक अपनी जेब में तमंचा लगाकर नजर आ रहा है। इसके साथ ही युवक सॉन्ग पर डांस कर रहा है। वहीं एक अन्य व्यक्ति युवक पर 100-100 रुपए के नोट उड़ा रहा है। तमंचा लगाकर नोट उड़ाने वाला ये युवक क्षेत्र के अकबरपुर सुनहेटी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। हाईवे पर ओवर स्पीड को लेकर पटियाला पुलिस की ओर से अभियान चलाया गया है, जिसमें उन्होंने तेज रफ्तार से बसें चला रहे कई चालकों के चालान काटे हैं। इस मौके पर कई बस चालक पुलिस के साथ बहस करते भी दिखाई दिए। दरअसल पुलिस को शिकायतें आ रही थीं कि बस चालक बहुत तेज स्पीड में बसें चलाते हैं, जिसकी वजह से हादसों का डर बना रहता है। मानयोग एसएसपी साहब बहादुर बिक्रमजीत दुग्गल जी, एसपी ट्रैफिक पलविंदर चीमा जी ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਾਊ ਅਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਖਾਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਕਰ ਸਰ 15 ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ। ਓਵਰਲੋਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਵਰਲੋਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਰ। ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਚਲਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੀਡ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ठीक 11 बजते ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर सायरन बजाकर मास्क पहनने के प्रति जन जन को जागरूक किया गया। इस दौरान खास बात यह रही कि जिले के आला अधिकारियों ने बाबा महाकाल का आंगन चुना। यहाँ शिखर के सामने तमाम पंडे पुजारियों, मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं को इकट्ठा कर मास्क पहनने की शपथ दिलाई गई, ताकि कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर लगाम लगाई जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक इनिशिएटिव है कि आज से रोको टोको अभियान की बहुत ज़ोरदार शुरुआत करी जाए। जैसा हम देख रहे हैं कि कोरोना की जो दूसरी लहर है, और ये दूसरी लहर कई मायनों में पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा फैली हुई है, तो उसके लिए हमको और ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है, इसके तहत आज उज्जैन में महाकाल मंदिर से इसकी शुरुआत करी गई है, जिसमें 11 बजकर सायरन बजाकर सभी ने 2 मिनट तक खड़े होकर ये संकल्प लिया है कि न केवल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बल्कि कोरोना से संबंधित और जो गाइडलाइंस है उनका पालन सभी लोग करेंगे। आज पूरे मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे और शाम को भी दोबारा से जो है 2 मिनट का मौन रखते हुए मौन रूप से आंतरिक रूप से संकल्प लेना है। तो जो भी लोग हैं, हर शहर में सायरन बजा है, सायरन बजने के बाद लोगों ने आंतरिक रूप से संकल्प लिया है कि वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, ताकि कोरोना से लड़ाई में एक जीत हासिल की जा सके। तो आज यहाँ से हमने प्रारंभ किया है। अभी जो है संकल्प सबने लिया है, इसके बाद घूमेंगे तो जहाँ लोगों ने मास्क नहीं लगाया होगा उनको मास्क की समझाइश दी जाएगी, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए। तो वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 4 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। समर्पण करने वाले नक्सलियों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। गढ़चिरौली एसपी अंकित गोयल ने बताया कि सरकार की समर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा से जुड़कर जीवन यापन करने की मंशा जाहिर की थी। उन्होंने बताया कि चारों नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्यों में शामिल थे और बीते सालों में क्षेत्र में हुई कई वारदातों में शामिल रहे थे। इनके खिलाफ जिले के अनेक थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
राजनांदगांव जिले में भी कई वारदातों में ये शामिल बताए जा रहे हैं। समर्पण करने वाले नक्सलियों में दिनेश औरफा, एरिया कमांडर नकुल राम मंडावी, नीला ऋषि कुमरे, शरद शामिल हैं। एसपी अंकित ने बताया कि बीते 2 सालों में जिले में 37 नक्सलियों ने समर्पण किया है। इनका सरकारी नीतियों के तहत पुनर्वास किया गया है। पुलिस दल की तरफ से हम लोग हमेशा ये आह्वान करते रहते हैं कि जो माओवादियों की खूनी विचारधारा को छोड़ के मुख्य प्रवाह में शामिल होना चाहते हैं, ऐसे नक्सल आत्मसमर्पण कर सकते हैं और शासन के धोरण के हिसाब से उनका पुनर्वसन किया जाएगा। उसी को रिस्पांस देते हुए गढ़चिरौली पुलिस दल के सामने 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पित करने की इच्छा जाहिर की है। इसमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। एक दिनेश नैताम है जो भामरागढ़ एरिया में एक्टिव था। एक नकुल मडावी है जो छत्तीसगढ़ में प्लाटून नंबर 3 में एक्टिव था। उसकी वाइफ है नीला, वो भी उसी के साथ प्लाटून नंबर 3 में थी। उसके अलावा शरद आतला जो टेक्निकल दलम में पीपीसीएम के तौर पे कार्यरत था। तो यहाँ पर रुक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के उस पार भी जारी हैं, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। कम तो वहीं यूपी के झांसी जिला अस्पताल से लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल एक मरीज अस्पताल में पेट दर्द की दवाई देने गया हुआ था, तभी दवाई खाने के बाद मरीज अस्पताल में ही सो गया। जब मरीज उठा तो अस्पताल बंद हो चुका था। इसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों को घटना की सूचना दी गई तो मरीज को 3 घंटे बाद अस्पताल से बाहर निकाला जा सका। हाँ। 2-2:30 बजे मैं यहाँ आया। हाँ। पेट बहुत जोर से दर्द हो रहा तो सामने लेट गया। अच्छा। लेट गया तो अभी उठा। हाँ। अभी उठा तो देखा ये बंद है। कहाँ पे आए थे दवाई लेने? यहीं पर आया था, इमरजेंसी से दवाई ली, पेट दर्द हो रहा था बहुत जोर। अस्पताल में आए थे? इसी पे ये क्या है, ये खैराती। खैराती में? गाँव से नहीं आया हूँ, यहीं से आया हूँ, झांसी से, बड़ा गाँव गेट बाहर। अच्छा। कब से बंद है यहाँ पे? तो मुंबई के विरार इलाके में चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई थी। दरअसल मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों का चैन खींचकर भागने वाले चेन स्नैचर युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 14 मामलों का खुलासा करते हुए 5 लाख रुपए के सोने के आभूषण भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने महिलाओं के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। घासकुपरी एरिया में एक चेन स्नैचिंग का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। उसके अनुसार विरार पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 254 रजिस्टर था। इस ऑफेंस के तहत माननीय पुलिस आयुक्त श्री दाते सर और अपर पुलिस आयुक्त श्री जय कुमार सर, इनसे हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थी और इसके ऊपर विरार पुलिस स्टेशन के अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त विरार
और विरार पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन की टीम और हमारे सब अमलदार इन्होंने अच्छी तरह वर्कआउट करके लोकल इंटेलिजेंस घटनास्थल पे हमें जो सीसीटीवी फुटेजेस मिले थे और डिटेक्शन टीम की कार्रवाई इसके तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। गांव किरमच में किसान महापंचायत में इनेलो नेता अभय चौटाला ने मुख्य रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर अभय चौटाला का किसानों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में आसपास के क्षेत्रों से किसान और महिलाओं ने भाग लिया। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने भाजपा और जजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये जो प्रस्ताव लाए, ये प्रस्ताव पास ना हो इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। वो चले गए। मैंने 50 मिनट तक सरकार को जो है एक टांग पे खड़ा किया। और ये मैं नहीं कहता, आप सब लोगों को पता है, आप सब ने वो सारी की सारी कार्रवाई देखी है। अकेले आदमी ने उस प्रस्ताव को जो वो लेकर के आए थे उसके पक्ष में वोट नहीं डालने दिया। उस प्रस्ताव को सरकार ने वापस लिया और मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब इन लोगों का जो है। जन क्रांति सेना हरियाणा की ओर से रोहतक के अंबेडकर चौक पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया और उनका पुतला फूंका गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 90 सालों से ओबीसी की जातीय जनगणना न कराकर ओबीसी को गुलाम बनाए रखने का सरकार षड्यंत्र रच रही है और किसान विरोधी 3 काले कानून बनाकर कमजोर तबकों में मात्र 12 घंटा के लिए सस्ते मजदूर पैदा करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने इसके साथ ही सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपे जाने का भी विरोध किया। आज शहीदी दिवस के ऊपर हमने जो ये ओबीसी की क्रांतिवीर सेना के बैनर के तले जो ये हमने कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जो भारत सरकार में प्रधानमंत्री है उनका पुतला फूंका गया और हम इस विषय पे इकट्ठा हुए हैं कि हमारी मांग है कि ओबीसी की जातीय जनगणना की जाए इस देश में, क्योंकि जातीय जनगणना होगी तो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनका ये पता लगेगा कि उनको प्रतिनिधित्व कितना इस देश के अंदर मिला है, चाहे वो कोई भी नौकरियां हैं। तो ओबीसी की जातीय जनगणना के विषय में हम इकट्ठा है और इसमें एक विशाल 23 तारीख को हम रोहतक के अंदर 23 मई को महापंचायत करने जा रहे हैं और उसमें ओबीसी जातीय जनगणना और जो प्राइवेटाइजेशन ये सरकार कर रही है, देश के सभी संसाधनों को बेच रही है, किसान और दूसरा किसानों के ऊपर जो बिल थोपे गए हैं 3 काले कानून, उसमें किसान मजदूर गरीब सब मरेंगे। उनको बचाने के लिए क्रांति वीर सेना के बैनर के तले हम जितने भी कार्यक्रम हो इस देश में इस प्रदेश में उस बैनर के माध्यम से हम इस भारत सरकार और हरियाणा सरकार का विरोध। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर पूरे देश ने याद किया। इस मौके पर क्रांतिकारी किसान यूनियन ने शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को धारेड़ी जट्टा टोल प्लाजा में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर 5 मिनट का उपवास रखा गया और फिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर किसान नेता गुरदेन सिंह ने कहा कि आज हमें सरदार शहीद आजम भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी और शहादत दी। आज हमारे किसान भी अपने भविष्य के लिए, बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। इस बार किसान 2022 के चुनावों में किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे। देखो जी, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਧਰੇੜੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਣੀ ਆ।
ਸੋ ਉਹਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। हाँ जी, वही उधराया जा रहा है जी जो उस तो वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां सड़क किनारे खड़ी बस में पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मार दी। भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया है। वहीं यूपी रोडवेज की तरफ से मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता की घोषणा की गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह हादसा रुदौली कोतवाली के रोजा गांव ओवरब्रिज के पास हुआ। रोडवेज की 2 बसें कानपुर से बस्ती की तरफ जा रही थी। डीसीएम की टक्कर से दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बसें सड़क किनारे खड़ी थी, तभी पीछे से एक ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक हादसे में 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और बाकी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर संभल लाई जा रही अवैध शराब को जब्त किया है। तकरीबन 40 लाख रुपए की अवैध शराब की पेटियों से भरे ट्रक को संभल पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में ट्रक मालिक को गिरफ्तार किया है। वहीं पूरे मामले पर एसपी चक्रेश मिश्र ने बताया कि पुलिस अब तक 6000 लीटर अवैध शराब बरामद कर चुकी है और 150 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक जो हरियाणा से लाई हुई अवैध शराब प्रदेश में बेचता था, इसको इसके मालिक के साथ में पकड़ा गया है। इसमें से 510 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है जो हरियाणा में बेचे जाने के लिए निकाली गई थी, लेकिन उसे उत्तर प्रदेश में बेचा जा रहा था। इसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 40 लाख रुपए है। जो ट्रक भी इसमें बरामद हुआ है जिसकी अनुमानित मूल्य 20 लाख रुपए है। साथ में इनके पास से एक अवैध शस्त्र भी बरामद हुआ है और इस तरह से संभल पुलिस के द्वारा लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले तो वहीं मानसा की सरदूलगढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को काबू करते हुए उनके कब्जे से चोरी की 6 बाइक्स, 1 पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए हैं। हाँ जी, साड़ी सरदुलगढ़ थाने की टीम ने जोड़ा हैगा एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह फड़िया हैगा, जिहदे विच असी 5 बंदे गिरफ्तार किते हैगे ते 6 मोटरसाइकिलां ते 1 देसी पिस्तौल बरामद किया, नाल 2 कारतूस बरामद किते हैगे। आ जिहड़े 5 बंदे गिरफ्तार किते हैगे आ चोरी दियां मोटरसाइकिलां दी जिहड़े हैगे वो दे नाल फड़े गए हैगे ते चोरी दियां वारदात खास तौर पर 2 व्हीलर्स की चोरी इन्होंने सिरसा, फतेहाबाद जिहड़ा हैगा ते सरदूलगढ़ के एरिए च वो बॉर्डर एरिए च इन्होंने की हैगी। मानसे दे भी कुछ वारदातां ट्रेस होने की सानूं उम्मीद हैगी ते इहदे विच जिहड़े 5 दोषी हैगे उन्हां विच अनित, संदीप, विक्की ते संदीप उर्फ राजू ते मनदीप सिंह हैगे। संदीप उर्फ राजू, मनदीप सिंह अते संदीप उर्फ सिद्धू 3 बंदों का क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑलरेडी हैगा, जिहड़े किसी दे NDPS के परचे, चोरी के परचे तो वो ऑलरेडी दर्ज है तो बाकियां 2 का असी रिकॉर्ड पता कर रहे हैं तो इन्हों गिरफ्तार करके असी 3 दिन का रिमांड हासिल किया। रिमांड दौरान असी 6 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं तो हुण आगे होर आज पेश। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर सरकारी देशी शराब की दुकानों को गांव बस्ती से कम 250 मीटर दूरी पर रखने के जिला आबकारी विभाग को सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी इसे नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। जिला हमीरपुर में सरकारी देशी शराब की दुकान होने के कारण बस्ती में रह रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती के अंदर दुकान होने के कारण लोग वहीं शराब पीकर गाली गलौज और हंगामा करते हैं, जिससे
तो हिमाचल के शिमला में जिला परिषद की साल 2021-22 की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश में बढ़ती नशाखोरी को रोकने पर चर्चा की गई। इस बारे में बताया गया कि जिला परिषद का प्राथमिक दायित्व तो नशाखोरी को रोकना रहेगा, ताकि युवाओं की शक्ति का सकारात्मक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। बैठक की अध्यक्षता चंद प्रभा नेगी ने की। उन्होंने कहा कि जिला के साथ लगती अन्य प्रदेशों की सीमाओं पर नशे की आमद पर रोक लगाने के लिए सरकार के सामने प्रस्ताव भेजा जाएगा। जो आज पहला मुद्दा था नशे के खिलाफ, नशे को किस तरह से रोका जाए, इसमें पुलिस विभाग के हमारे एडिशनल एसपी साहब भी मौजूद थे और उनको हाउस के माध्यम से उन्हें आदेश दिए गए कि जो भी हमारे हिमाचल प्रदेश में लगती हुई सीमाएं, जो नशे के जो बड़े कारोबार के जो व्यापारी हैं, उनको रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए गए। और जहां पर हमारे सीनियर सेकेंडरी है। तो वहीं यूपी के पीलीभीत के बीसलपुर में संदिग्ध हालत में 2 सगी बहनों के शव मिलने का मामला सामने आया है। बीसलपुर में शाहजहांपुर हाईवे से सटे जसौली गांव में 2 सगी बहनों के शव मिलने से आसपास सनसनी फैल गई। एक का शव फंदे पर लटका मिलने और दूसरे का पास में ही खेत में मिलने की जानकारी है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अफसर जसौली के पास सोनी ब्रिकफील्ड के नजदीक खेत में पहुंच गए। बाद में एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि मृतक किशोरियों में एक 17 साल की और दूसरी 19 साल की है। दोनों के पिता सोनी ब्रिकफील्ड पर ईंट भट्टे में मजदूरी करते हैं। एसपी जयप्रकाश ने बताया कि पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, जांच के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। ये देखिए, यहाँ कासिमपुर में एक भट्टा है। ये लोग यहाँ भट्टे पर 3-4 महीने से काम कर रहे थे और ये दोनों सगी बहनें हैं। कल शाम को ये घर से निकली होंगी रात में 7 बजे के आसपास में। तो परिवार वालों ने सोचा कि बाहर फ्रेश व्रेश होने गई होंगी। थोड़ी देर बाद जब ये लोग नहीं लौटी तो उसके बाद इन लोगों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। जब ढूंढना शुरू किया तो इनको एक को मृत अवस्था में इन लोगों ने थोड़ी दूरी पर पाया। फिर इसके बाद इन लोगों ने कोई पुलिस को सूचना नहीं दी, अपने आप ढूंढते रहे दूसरी को। और इनने इस बीच में पूरी रात इनका कहना है कि हम लोगों ने ढूंढा लेकिन हम नहीं पाए। सुबह इनको एक बच्ची पेड़ पर लटकी हुई मिली। तब ये पुलिस पे गए और पुलिस मौके पे आके घटनास्थल का निरीक्षण किया और बच्चियों को यहाँ से एम्बुलेंस में आवश्यक कार्रवाई करने के बाद उनको भिजवाया है वहाँ मुख्यालय पर मर्चरी के लिए। जो प्राइमरी तौर पर इन लोगों ने यहाँ देखा तो इस तरह की कोई अभी किसी ने शिकायत नहीं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों में रविवार से लगातार जारी बारिश और पहाड़ों पर हिमपात से ठंड फिर बढ़ गई है। उधर शबास और संसारी नगला में हिमपात से गुलाबगढ़ से हिमाचल प्रदेश जाने वाली सड़क पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया। ठंड बढ़ने से एक बार फिर लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं। दिन भर बारिश होती रही। इस दौरान स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बाजार में भी बारिश के कारण सन्नाटा है। पिछले 24 घंटों से जम्मू कश्मीर में मौसम के बदलते तेवरों के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते जम्मू के रामबन जिले में चट्टान खिसकने से इस हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को रोका गया है। दरअसल शनिवार शाम से ही जम्मू के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद प्रदेश में न केवल ठंड बढ़ गई है, बल्कि बारिश ने यहां के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। जम्मू के रामबन जिले में भी पहाड़ों पर हुई बारिश के चलते डिगडोल के पास चट्टानें खिसकने के बाद हाईवे को यातायात के लिए बंद करना पड़ा। हाईवे बंद होने के कारण जम्मू श्रीनगर से 300 किलोमीटर राजमार्ग पर कई वाहन फंस गए, जिनमें से मुख्यतः कश्मीर घाटी तक रसद और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने वाले ट्रक शामिल थे। वहीं ट्रकों के साथ कुछ यात्री वाहन हाईवे पर फंस गए। प्रशासन ने भी हाईवे को जल्द खोलने के लिए कमर कस ली और हाईवे को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है।
तो मौसम में बदलाव के कारण पिछले 2-3 दिन से जोरदार बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। हिसार में मंगलवार तक 5 mm बारिश दर्ज की गई है। इस बारिश से सर्द मौसम हो गया है। लोगों को सर्दी का एहसास मंगलवार को होता दिखाई दिया। मौसम में ये परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते राजस्थान के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना, जिससे बारिश आई। बुधवार तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। गौरतलब है कि पिछले 3 दिन पहले दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया था, जो लोगों को गर्मी का एहसास करा रहा था। मौसम परिवर्तन में लोगों को तेज हवाओं का अनुभव भी हो रहा है। तो देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। आज 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि ये कल से कम है। कल 46,000 से ज्यादा नए केस आए थे। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 199 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रखी है। नए मामलों में से 81% मामले इन्हीं 6 राज्यों से हैं। अच्छी बात यह है कि इस बीच टीकाकरण भी तेजी से जारी है। 4 करोड़ 84 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण तेजी से जारी है। 5 करोड़ के करीब लोगों को कोविड-19 टीके की खुराक दी जा चुकी है। तो हरियाणा के रेवाड़ी में घरों में झाड़ू पोंछा करने वाली लड़की के साथ गैंगरेप करने के मामले में सीआईए और महिला थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जिला महेंद्रगढ़ के सचिन, राहुल और संदीप को गिरफ्तार किया है। वहीं उन्हें अदालत में पेश करके 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस जानकारी के मुताबिक जांच अधिकारी एएसआई प्रमिला ने बताया कि हैप्पी लड़की को झाड़ू पोंछा का काम करने के लिए अपने घर लेकर आया था, जहां उसने करीब 1.5 साल तक अपने पास रखा। यहाँ इस मामले में लड़की के साथ आरोपियों द्वारा गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं लड़की ने महिला थाना पुलिस में शिकायत दी और उसका मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि गैंगरेप में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दरखास्त प्राप्त हुई थी 27/2 को। मीनू नाम की लड़की थी, जिसने बतलाया कि भाई हैप्पी नाम का लड़का था जो 1.5 साल से उसके कांटेक्ट में थी। वो उसके साथ काम करती थी, झाड़ू पोछा का काम करने के लिए आई हुई थी। 4-5 महीने से वो रेवाड़ी काम के लिए भेज रखा था कहीं पे, झाड़ू पोछा के लिए। वहाँ काम कर रही थी। उसके बाद फिर उसका फ़ोन आया हैप्पी का, भाई काम के लिए वापस मेरे पास भेज दो इसको। उस मालकिन ने कह दिया भी ठीक है भेज दूँगी, ले जाओ इसको। वहाँ वो 27 तारीख को लेने के लिए यहाँ आ गए और उसको वहाँ काम करने के लिए झाड़ू पोछा के लिए लेके गए। फिर वहाँ से लेके गए वो दिल्ली। यूपी के मिर्जापुर के नारायणपुर के ब्लॉक कार्यालय को चुनार से नारायणपुर स्थानांतरित करने को उप जिलाधिकारी चुनार को ज्ञापन दिया गया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने पोस्टर लेकर तहसील परिसर में मौन प्रदर्शन किया। बता दें कि ग्रामीणों ने नारायणपुर के नाम से चुनार में संचालित हो रहे ब्लॉक कार्यालय को चुनार से हटाकर नारायणपुर में स्थापित करने की मांग का ज्ञापन उप जिलाधिकारी चुनार को देकर गुहार लगाई है। वहीं उप जिलाधिकारी चुनार ने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मांग 24 अक्टूबर सन 2015 से लगातार मांग हम लोग कर रहे हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में आज हम लोग चुनार उप जिलाधिकारी को हमने ग्राम विकास मंत्री को हमने आज उप जिलाधिकारी के। यूपी के मथुरा में होली का उल्लास चरम पर है। नंदगांव में बरसाना से लठमार होली का निमंत्रण पहुंचा। बरसाना से लाडली जी की 12 से अधिक सहचरी ढोल नगाड़ों के साथ नंद भवन पहुंची। सखियों के नंद भवन में प्रवेश करते ही पहले से पलक पावड़े बिछाए ग्वालों ने सखियों का चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया। नंदगांव में दिन भर फाग आमंत्रण महोत्सव की धूम रही। बरसों से चली आ रही इस अनूठी परंपरा के हजारों लोग साक्षी बने। हरियाणा के तोशाम में पुलिस विभाग द्वारा कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने और निर्धारित किए गए मापदंडों को पूरी तरह से पालन करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। थाना प्रबंधक जय सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के दृष्टिगत लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी नागरिकों को अपने मुंह पर मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से धोना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों जहां पर भीड़भाड़ होने की संभावना बनी रहती है, विभाग द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है। कोविड-19 के प्रति निर्धारित किए गए मापदंडों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिना मास्क पाए जाने वाले व्यक्तियों के चालान भी काटे जा रहे हैं। देश के कई राज्यों समेत गुजरात में भी कोरोना संक्रमण एक बार फिर कहर बनकर टूट रहा है। बता दें कि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के 1640 नए केस दर्ज किए गए हैं। ये मामले एक साल पहले महामारी शुरू होने से अब तक एक दिन में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा केस हैं। बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। देश में जहां एक तरफ कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इस समय देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। बता दें कि प्रदेश में कोविड-19 के कुल 2,88,649 मामले हैं और कुल 2,76,348 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में एक्टिव केस 7,847 हैं, जिनमें से 73 की हालत नाजुक बनी हुई है। अब बात करें वैक्सीनेशन की, तो प्रदेश में अब तक कुल 38,78,186 लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जा चुकी है। तो महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कुछ शहरों में लॉकडाउन लग सकता है। राज्य के गृहमंत्री राजेश टोपे ने जिन इलाकों में कोरोना की रफ्तार ज्यादा है, वहां फिर से सख्त लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। राजेश टोपे ने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करने के बाद ही आखिरी फैसला होगा। राजेश टोपे ने सोमवार को कहा कि अगर राज्य को दूसरे लॉकडाउन से बचना है तो लोगों को कोविड-19 के सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। टोपे ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का मत है कि कुछ शहरों में यदि कोविड-19 के नए मामले बढ़ते रहते हैं तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो सकता है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले वो मुख्यमंत्री से मिले थे। मंत्री ने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि यदि अगले कुछ दिनों के दौरान राज्य में रोजाना मामले 25,000 से 30,000 के बीच रहते हैं तो हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। उनका विचार था कि यदि आंकड़े बढ़ते रहेंगे तो हमें कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। हरियाणा में गुरुग्राम और मानेसर के गारमेंट उद्यमी अपने उद्योगों को ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 29 में शिफ्ट करने का मन बना चुके हैं। वहां पर 1000 वर्ग मीटर और उससे अधिक क्षेत्रफल के प्लॉट हैं। उन्हें लेने के लिए कुछ ने पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में आवेदन किया था। उन्होंने अब किस्त अदा करके अलॉटमेंट करा लिया है। कुछ उद्यमियों ने पिछले सप्ताह उस क्षेत्र को देखकर अब आवेदन कर रहे हैं। सोमवार को भी कई उद्यमियों ने आवेदन के साथ साथ ग्रेटर नोएडा के ईडा कार्यालय में जानकारी भी जुटाई है। हरियाणा के युवाओं को उद्योगों में 75% नौकरी प्रदान करने के कानून की जानकारी पहले से ही थी, इसीलिए उन्होंने ग्रेटर नोएडा के ईडा में भविष्य तलाशना शुरू कर दिया था। अब कानून को राज्यपाल की हरी झंडी मिलने पर प्लॉटों को अलॉट कराना शुरू कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के भिंड में मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विधानसभा, तहसील, ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में कोविड-19 को लेकर सायरन बजाया गया। लाहार विधानसभा के न्यायालय परिसर में भी समस्त प्रशासनिक अमले के वाहनों के द्वारा सायरन बजाने के बाद लाहार एसडीएम के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकालकर गंभीर बीमारी से बचने के लिए लोगों को सचेत किया गया। साथ ही कुछ लोगों के चालान भी काटे गए। साथ ही प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में दुकानों के सामने गोल घेरे बनवाए गए और मास्क वितरण जैसे कार्यक्रम भी किए गए। तो वहीं फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र में सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक महिला सहित 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने बांदा सागर मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मृतका के परिजनों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं ग्रामीणों ने ट्रेलर चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मृतका के परिजनों ने बांदा सागर मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की है। थाना ललौली जनपद फतेहपुर के खटौली गांव में रोड पर 2 वाहनों की टक्कर हो गई, जिसमें एक शांति देवी नामक की महिला है, उनकी मृत्यु हो गई। बाकी 3 लोग घायल हुए थे, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भिजवाया गया था। और
पुलिस के द्वारा संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना क्या है? क्या नाम है आपका? रिंकू सर। कितनी समय घटना है ये? 6:30 बजे कल। क्या हुआ है? ये ट्रक आया था, हम लोग यहाँ पे खड़े थे और एक लेडीज आ रही थी पाछे से लैट्रिन होके घर जा रही थी और एक व्यक्ति जो है पैरा लेके अपने वो घर जा रहा था, तो पाछे से ट्रक वाला आया है और जो है लेडीज को टक्कर मारा है। साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए NB न्यूज़। नमस्कार।